बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, हिंदुस्तान का दावा है कि उसकी फिल्म इंडस्ट्री उसके जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन पाकिस्तान के हालात ये हैं कि यहाँ लोग सिनेमा की तरफ जाना नहीं चाहते, उस कंटेंट को कोई देखना नहीं चाहता। पाकिस्तान के सिनेमा पे हमेशा तनकीद की जाती है कि ये सिनेमा कभी शायद रिवाइव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस सारे मामले का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मुकाबला कैसे करना है और उस सारी सकाफती यलगार का मुकाबला कैसे करना है जो किसी और कंटेंट की सूरत में पाकिस्तान में आती है। क्या कंटेंट को ब्लॉक कर देना कोई हल होगा या कंटेंट के जवाब में कंटेंट ही बनाना पड़ेगा कि जो मुतबादिल के तौर पर लोगों को मयसर होगा? मामला क्या है, मामले का हल क्या है? बहुत ही सीनियर पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद होंगे हबीब पराचा साहब, हॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर हैं और इनकी आखिरी फिल्म जो लास्ट फुल मेजर थी उसने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। इसके अलावा और भी बहुत सारी इनकी फिल्में हैं कि जो अमेरिका के अंदर खास तौर पर टॉप रेटेड रही। उनसे ही पूछेंगे कि हॉलीवुड के तनाजुर में जब वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को देखते हैं तो क्या समझते हैं। साथ साथ मौजूद हैं ज़ीशान खान साहब। पाकिस्तान में इनकी अभी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी तलाश, जो बड़ी कामयाबी के जिसने झंडे गाड़े थे। उनसे पूछेंगे कि आखिर वो अच्छी फिल्में प्रोड्यूस करने में क्यों नाकाम रहते हैं। मैं सिर्फ ज़ीशान खान साहब की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, वो से मुराद है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री। और साथ साथ हमारे हरदिल अजीज अल्फा ब्रावो चार्ली के कैप्टन गुलशेर और हमारे कासिम शाह साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि उनके जमाने में जो कामयाब ड्रामे आए थे, आखिर अब वैसे ड्रामे हम क्यों नहीं बना पाते? क्या उस वक्त स्पेस बहुत ज्यादा था कि जिसको उनके ड्रामे ने पुर किया था? आखिर मामला क्या है, मुकाबला कैसे होगा? अभी पराचा साहब से शुरू करते हैं। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया, बल्कि तीनों अहबाब का एक ही दफा में शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए और इस अहम मौजू की तरफ भी आप लोगों ने थोड़ा सा अपना वक्त निकाला। पराचा साहब, हॉलीवुड के तनाजुर में जब आप देखते हैं, वहां पर आपका एक तजर्बा है, एक बहुत बड़ा कैनवस है, एक बहुत बड़ी कामयाबी की एक स्टोरी है, तो उस स्टोरी को आप किन रीजंस की वजह से समझते हैं कि वो इतने कामयाब हैं कि जो शायद पाकिस्तान के अंदर हम नहीं कर रहे और हम पीछे रह गए? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे इनवाइट किया इतने इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर। मेरे ख्याल में देखें, हॉलीवुड का जो एक सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर रहा है वो ये है कि उनकी मेजॉरिटी जो स्टोरीज़ हैं ना, वो ट्रूथ बेस्ड होती हैं, तो उनके पीछे एक असली कहानी होती है जिसके बेसिस पे वो बनती हैं। इसलिए जो राइटर्स हैं उनको बनाने के लिए भी वो मूवीज़ और उनको फिर स्क्रिप्ट्स बनाने में और स्क्रीन प्लेज में कन्वर्ट करने के लिए आसान होता है। हमारा अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपीरियंस लोकल मूवीज़ का मैं देखता रहता हूँ जो है वो ये है कि वो बहुत फिक्शन की तरफ जा रही हैं, इन अ रोमांटिक सेटिंग कह लें या ड्रामेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ओवर द टॉप। तो इसलिए हालांकि हमारे पास भी उतनी सारी रियल स्टोरीज़ हैं अवेलेबल, लेकिन हम उस पर फोकस इतना नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि हॉलीवुड को एक एडवांटेज मिलता है और वो उन्हीं स्टोरीज़ के थ्रू अपना एक ग्लोबल इमेज को भी पोर्ट्रे करते हैं और जो उनका एक विजन है या मिशन है वो उसको लेके वो आगे चलते हैं। अच्छा पराचा साहब, एजेंडा सेटिंग भी होती है वहाँ पे? आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें एजेंडा की बुनियाद पर भी होती हैं या सिर्फ स्टोरी, ट्रू स्टोरी और इन चीज़ों को जो है वो हॉलीवुड प्रीफर करता है? आई थिंक देखिए, एजेंडा तो हमेशा होता है क्योंकि आप एक मूवी बना रहे हैं एंड आप बना रहे हैं एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए और उसका एक गोल होता है पहले से डिसाइडेड। अब अगर आप फॉर एग्जांपल, मैंने क्योंकि एक वॉर मूवी अमेरिका में बनाई थी ऑन एन अमेरिकन हीरो, एंड बनाने का मेरा बेसिक मकसद यही जो आपकी लास्ट फुल मेजर जी, उसको मैंने इसीलिए बनाया था कि मैं सीखना चाहता था कि जी किस तरह अपने हीरोज़ को पोर्ट्रे करते हैं, किस तरह अपनी ऑडियंस के अंदर वो एक सेंस ऑफ पैशन एंड एक सिंपैथी उनके अंदर क्रिएट करते हैं। तो उससे मैंने ये देखा है कि ये अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। जनरली ये अच्छी स्टोरीज़ वो वाली स्टोरीज़ पिक करते हैं जो इनके हीरोज़ को या इनके लोगों को अपलिफ्ट करती हैं, और नेचुरली जब वो मूवीज़ दूसरे मुल्कों में भी देखी जाती हैं उनके साथ वो एक वही इम्पैक्ट आएगा, एक उनके लोगों की तरफ एक सिंपैथी फील की जाएगी और वो एक आप कंपैशन फील करेंगे। तो हमें भी यही करना चाहिए और उनका ये एक जो मॉडल है ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है बिकॉज उनका एक इम्पैक्ट है दुनिया में, तो वाई कांट हम क्यों नहीं उस तरह उसको कर सकते हैं। चलिए मैं पराचा साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ज़ीशान साहब आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो जाहिर है कि मुकाबला नहीं कर पा रही। हॉलीवुड तो बहुत दूर की बात है, बॉलीवुड की अगर हम बात कर लें जो हिंदुस्तानी कॉन्टिनेंट है, हमने उसको ब्लॉक तो कर दिया है, लेकिन मुतबादिल जो है वो आप लोगों ने देना है, आपकी इंडस्ट्री ने देना है, फिल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में देना है। तो मुतबादिल के लिए आप लोग तैयार क्यों नहीं है? थैंक यू वेरी मच फवाद साहब यहाँ बुलाने का और इस इम्पोर्टेंट मौजू पे बात करने का आपका बहुत शुक्रिया। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा कंपटीशन
جو ہمارے ویورز نے سیٹ کیا ہے, ہماری آڈینس نے جو ہمارا کمپٹیشن سیٹ کیا ہے, وہ اسی طرح سے جیسے پراچا صاحب بات کر رہے ہیں ہالی ووڈ کی فلمس کے ساتھ کیا ہے, جیسے آپ بات کر رہے ہیں بالی ووڈ کی فلمس کے ساتھ کیا ہے. اور ہماری انڈسٹری کے اندر ایک کوئی 15-20 سال کا لیگ ہے, اور وہ لیگ ایک دن کے اندر ختم نہیں ہو سکتا. مطلب وی نیڈ ٹو ہیو پروفیشنل اکوپمنٹ آپریٹرز, وی نیڈ ٹو ہیو پروفیشنلز ٹو ہینڈل دا پوسٹ پروڈکشن. آج پوسٹ پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے دنیا میں کہ ایفیکٹس اور امپیکٹ کے اوپر ہی سارا کچھ چل رہا ہے. ایگزیکٹلی, اور تقریباً پراچا صاحب مجھ سے اگری کریں گے کہ اپروکسیمیٹلی 75% آف اے فلم اور اے کانٹینٹ پروڈکشن از اوور دا ٹیبل. ہمیں فلم ٹیبل پہ بنانی ہے, کانٹینٹ ہم نے ٹیبل پہ بنانا ہے. ہمارے یہاں کوئی پری ویژولائزیشن نہیں کرتا, ہمارے یہاں بہت زیادہ ایڈ ہاک قسم کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں جب ہم سیٹس کے اوپر جاتے ہیں. اور جیسے کہ پراچا صاحب نے کہا کہ ٹرو بیس ایونٹس یا اسٹوریز کے اوپر جب ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں یا ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ان کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے, بیکاز کہیں نہ کہیں لاشعور کے اندر ہمیں وہ انسیڈنٹس یا ایونٹس ہمیں پتہ ہوتے ہیں, تو ان کو جب ہم ایکسپلوئٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی زبردست فکشنل ایسپریشنل ویلیو بنتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے ہیروز کو گلوریفائی کر سکتے ہیں جنہوں نے کام کیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سنیما اسکرینز ہیں وہ ابھی بننا شروع ہوئی. وہی میرا آپ سے سوال بھی ہے, آپ تو پوری مارکیٹ ریسرچ کے ساتھ چلتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہالی ووڈ کی ریسرچ بالکل مختلف ہوگی, ان کی ڈائنامک مختلف ہے, وہ پوری دنیا کے لیے ہے. آپ کی فلم پہلے پاکستان کے لیے, اس کے بعد پوری دنیا کے لیے. ظاہر ہے اس کی لینگویج کا ایک معاملہ ہے, وہ ٹرانسلیشن ہو کے جائے, ڈبنگ ہو کے جائے, وہ ایک الگ بات ہے. تو آپ کو پاکستان سے کتنا پرابلم آتا ہے اگر آپ ایک بہت بڑے بجٹ کی یہاں پر مووی بنا دیں تو اس کا ریٹرن آپ کو آنے کا اندیشہ ہوتا ہے؟ مطلب اندیشے سے میری مراد ہے کہ ریٹرن آپ کو آتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک انفارچونیٹلی چکر یہ ہے کہ ہمارے پاس سکرینز بہت کم ہیں. اب سکرینز سے بہت کم ہیں تو وہ 4-5 گروپس کے اندر ہی ڈیوائیڈ ہوئی ہیں. جب 4-5 گروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہوئی ہیں تو ہمارے پاس ایز سچ کوئی ریٹن فلم ڈاکیومنٹ نہیں ہے فرام دا اسٹیٹ. اس میں ریکوریز میں پیسے پھنس جاتے ہیں بیکاز ایگزیبٹرز دے ہیو ٹو ٹرانسفر منی ٹو دا ڈسٹریبیوٹرز, اور پھر ڈسٹریبیوٹرز نے پروڈیوسرز کو دینا ہے. تو جو اوور آل جو شیئرنگ ماڈل بنتا ہے اس میں پروڈیوسر کے پاس اتنا مارجن نہیں ہے کہ وہ رسک لے. تو جیسے ہی کوئی رسک ٹیکنگ جاب کرتا ہے اس کو ایک بجٹ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے, اور اس بجٹ سے جیسے ہی ہم اوپر جاتے ہیں اپنے پروڈکشنز کے اندر ہمارا رسک لیول ریکوری کا بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے آپ سمجھتے ہیں اسٹیٹ کو پالیسیز بھی ایسی دینی چاہیے؟ میں تھوڑا سا کیپٹن گلشیر کی طرف آ جاتا ہوں, قاسم شاہ صاحب کی طرف سے. شاہ صاحب, ایک ڈرامہ ہم نے دیکھا جس میں آپ بھی ایک اس کا مرکزی کردار تھے, ایک بڑا فیم ملا, الفا براوو چارلی, ایک بڑی ایسی ایک کامیاب داستان ہے ہماری پوری ڈرامہ انڈسٹری کے اندر کی جس کی نظیر شاید پھر بعد میں نہیں ملتی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ڈرامے کی بنیادی کامیابی کی وجہ اس پہ صرف ہونے والا بجٹ تھا, اس کی سٹوری تھی, یا کردار بہت جاندار تھے؟ کردار جاندار بے شک آپ لوگوں نے اسکرین پلے بہت اچھا کیا ہو, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو لوگ تھے وہ کوئی بہت پرانے ڈرامے کے اداکار نہیں تھے, سارے ہی تقریباً نئے چہرے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ لوگوں کو بعد میں فیڈ بیک ملا, کامیابی کا بنیادی اسباب کیا تھے؟ دیکھیں, اس سے پہلے میں اس بات پہ آؤں گا جس پہ وہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہم یہاں کیوں پہنچے, کہ ابھی آج ہمیں یہ ڈسکشن کرنی پڑ رہی ہے. پہلے سب سے پہلے دیکھیں نا کہ 60s میں یورپ چل پڑا یونائٹڈ اسٹیٹس کی ڈگر پہ, کیونکہ انہوں نے دیکھا جناب وہاں پہ انفورٹینمنٹ چل رہی ہے, ڈزنی لینڈ چل رہا ہے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے, ہالی ووڈ چل رہا ہے, باقی انڈسٹری. انہیں اسٹیٹ اوے ویکیوم پور کرنے کے لیے وہاں چلے گئے, اس کی تقلید شروع کر دی. اب ہوا کیا, یورپ میں جس طرح انگلینڈ لے لے, جرمنی لے لے, باقی ملک لے لیں, یہ تھے سارے کے سارے, ان کی اپنی سویلائزیشن تھی, کسٹم تھی, ان کی پراپر ٹریڈیشنز تھی, یہ اس کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. دا مومنٹ یہ سوئچ کر گئے, امریکہ کو فالو کرنا شروع ہو گئے, یہ سارا کچھ بھول گیا, اور آج وہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. سب کچھ اپنی سمجھ رہے کہ جو ہے نا تباہی کی طرف چل گئے, یوتھ کہاں چلی گئی ان کی, اور وہ سارا کچھ ہو گیا جو کہ امریکہ میں ہو رہا تھا پہلے, اب ان کو ریئلائز ہوا. ہمارے پاس جب 90 کی بعد نا 90 تک کام ٹھیک تھا, ہمارے پاس وارث ڈرامے تھے, انکہی تھا, 50-50 تھا, اندھیرا اجالا, یہ جو نام لے رہا ہوں اس زمانے کے ٹاپ ڈرامے تھے. اس زمانے کے ٹاپ ڈرامے تھے. ایک تھا جو اس نے پورے معاشرے کو, پورے ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا, اور آخری چٹان جیسے نسیم حجازی کے پلیس تھے وہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے ہم لوگ, ہم تو وہی دیکھ کے جوان ہوئے تھے. اچھا, وہ جب چیزیں سامنے آ رہی تھی اس نے پورے ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا. تو آہستہ آہستہ 90 کے بعد کیا بنا کہ یہ جو ہمارا ٹی وی تھا, واحد ٹی وی چینل, وہ بن گیا پروپیگنڈا مشینری. اب اس نے جب یہ رول سنبھال لیا, ویکیوم کریٹ ہونا شروع ہو گیا. ویکیوم ہوتا گیا تو کیا ہو گیا, باقی سب میدان میں کود پڑے, اور پھر الٹیمیٹلی ہم نے وہ کیا
हमने इंडिया की इंडस्ट्री को पकड़ लिया, हमने हॉलीवुड को पकड़ लिया, ये दोनों को हमने पकड़ा, हम आते आते अपनी असल से निकल गए। अब हमें अक्सर औकात ये बात सुनने को मिल रही है कि एक दिन मैं जहाज में सफ़र कर रहा था, तो साथ मेरे एक दोस्त बैठे हुए थे, नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं एक्चुअली जब लोग सास बहू को देखना चाहते हैं तो हम भी वही दिखाएंगे। अब कितने % लोग देखना चाहते हैं उसको? क्या हमने इसी को आगे लेके चलना? देखिए, हमने गोल सेट करने हैं कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हमने कहाँ खड़े होना है, उसके मुताबिक हमने चीज़ों को वहाँ लेके जाना है। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो अभी वैक्यूम हमारे पास बना हुआ है, वो है बैक टू बेसिक्स। जैसे मलेशिया में कहा जाता है ना, गो बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड। हम वहाँ जाना चाहिए जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, तो हम सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वरना अल्तगरल की मिसाल हमारे सामने है, हिट हुआ कि नहीं हुआ, इसी दौर की चीज़ है। तो हम अभी भी अपने बेसिक्स, अपने हीरोज़ को लेके हम चलें। पुराने हमारे हीरो टीपू सुल्तान, हैदर अली, हिस्ट्री हमारी भरी पड़ी है, लेके जाएं उनको। उसके बाद देखेंगे कि सारी अब पूरी की पूरी यूथ ड्राइव होती है कि नहीं। हम उनको असल डायरेक्शन से हटा रहे हैं, इनको लाना होगा, और लाने के लिए मीडिया का इंतहाई अहम रोल है। हमें इस तरह अपने आप को इनके साथ कनेक्ट करके लेके आना होगा, और ये अभी तो हमारा रोल शुरू हुआ है। चले कासिम शाह साहब, मैंने अल्फा ब्रावो चार्ली का सवाल आपसे दोबारा करना है। नाज़रीन, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। बहुत अहम पैनल हमारे साथ बैठा है, मुस्तकबिल में हमें क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट में। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात हो रही है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, दुनिया भर के तनाजुर का, उसका हमने जायजा लिया कि गैप कहां पर है और किस वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार है। अभी पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है, हॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं। पराचा साहब, हॉलीवुड को एक मिनट में जरा साइड में रख दें। पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि जो हम सारी बात करते हैं कि जी हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत की जा रही है कि जो हमारे जहनों को तब्दील कर रही है, हम बात करते हैं हमारी यूथ खराब हो रही है, वो चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो हम नहीं दिखाना चाहते, हम बात करते हैं कि जी हिंदुस्तानी कंटेंट जो है वो प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वही यहाँ पर हम दिखा देते हैं और हमें पता भी नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, और खामोशी से जिसको हम कहते हैं कि एक सोते हुए इंसान के ऊपर जो है वो कोई क़यामत गुजर जाती है, बिल्कुल इस तरह से होता है। तो आप क्या समझते हैं सारे चैलेंजेस को सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, इसमें ऑब्वियसली प्राइवेट चैनल्स एंड ऑल का भी रोल है, बट उससे अलावा स्टेट चैनल का भी बहुत बड़ा रोल है। स्टेट चैनल पूरी दुनिया में अगर आप देखें, जैसे BBC है यूके में या USA में PBS है, बहुत सारा एजुकेशनल टाइप कंटेंट वो बनाते हैं, और वो फंडिंग भी उसकी इसी तरह होती है जैसे यहाँ पे होती है कि वो बिजली के बिल में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इन रिटर्न जो है वो स्टेट चैनल फिर उस क्वालिटी का कंटेंट दे रहा होता है ताकि लोग देखें और वो उनको लगता है कि जी हाँ ठीक है, हमने जो पैसे दिए हैं इसके लिए, उसके बदले में हमें एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो कि उन पैसों के निस्बत वर्थवाइल है। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक सबसे पहले ये है कि जी स्टेट चैनल हैज़ टू डू अ लॉट मोर, इवन इफ इट मेंट कि जी स्टेट चैनल 10-15 रुपए ज़्यादा चार्ज कर लेगा महीने के, लेकिन जब अगर मैं हूँ, जैसे अगर मुझे पता है कि जी मेरे बिल में 15 रुपए ज़्यादा लग रहा है लेकिन मुझे हर महीने नया कंटेंट मिल रहा है, तो मैं भी माइंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऑल्टरनेट ऑप्शंस जो हैं उसके अलावा वो और महंगे हैं। एक DVD भी अगर आजकल आप लेने जाएँ कम से कम फिर भी ठीक है, टॉरेंट भी आप अगर कर लें तो 40-50 रुपए उस पर भी एक मूवी के लिए लग जाते हैं। तो क्यों नहीं स्टेट चैनल अच्छा कंटेंट बना रहा है, पेंशन्स वगैरह दे रहे हैं, बहुत सारे और काम कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट की तरफ इतना काम नहीं कर रहे। अगर अर्तुगरुल का आपने एग्जांपल दिया था, वो भी TRT ने बनाया है जो कि टर्किश स्टेट टेलीविजन एंड रेडियो चैनल है। अमूमन आपने देखा होगा इंडियन मूवीज में स्विट्जरलैंड की साइट्स होती थी बहुत ज्यादा, बिल्कुल एक जमाने में तो आते ही वहां से थी, और वहां पे एक कोई शहर है इंटरलाकेन है आई थिंक, जहां पे इतनी ज्यादा इंडियन टूरिज्म शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो शहर के अंदर वो इंडियन मूवीज शूट कर रहे थे। तो इसी तरह जब हम टूरिज्म की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का भी इंसेंटिव, अभी एक इनिशिएटिव है कि वो कहते हैं कि बहुत हमने लोकल पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़ाना है, तो हमें इस तरह के इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। ये आपका सबसे बड़ा बेस्ट वे है कि आप, मतलब इंडस्ट्री बनाने के लिए चैनलाइज करना पड़ेगा सारी चीजों को, लोगों को इस तरफ लाना पड़ेगा। आप ये समझते हैं कि उस वक्त तक काम हो नहीं सकेगा। ज़ीशान खान साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप तो जाहिर है कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पराचा साहब जिस स्केल पे काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा स्केल है, वहां तो इंडस्ट्री बन चुकी है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री बनाने के लिए देखिए ना, इस चीज को भूल जाए कि जी हमारी वहीद मुराद की फलाना फिल्म जो है वो बहुत कामयाब थी, वो उस जमाने की कामयाब फिल्म थी, उसके बाद हमने क्या दिया है। तो ये सवाल अपनी जगह हमेशा रहेगा कि अब हम कहां पर खड़े हैं। अब जहां पे खड़े वहां से आगे जाने के लिए किस बुनियाद पे कौन लोग आगे आके काम करेंगे कि आप समझेंगे कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री ऐसा मवाद प्रोवाइड कर सकेगी कि जो हर चीज का मुकाबला कर सके कि जो हमें दरपेश है?
फवाद साहब देखें, वॉल्यूम के ऊपर होता है ये जब फिल्म का हम काम करते हैं। जितने ज्यादा लोग सिनेमा घरों में जाएंगे उतना ज्यादा फिल्म पॉपुलर होगा, उसके गाने सुनेंगे, उसके एक्शन सीक्वेंस। आजकल ये डिजिटल मीडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, लोग स्पॉयलर्स निकाल के उसके टुकड़े लगा के देखते हैं, कुछ डब कर देते हैं वगैरह वगैरह होता है। हमारे यहाँ सिनेमा जाना एक्चुअली बहुत महंगा है। आई एग्री कंप्लीटली। किस हिसाब से महंगा? देखें, अगर मैं कोई एक 800 रुपए का टिकट लूं, कोई 150 रुपए की कॉम्बो लूं, तो पर हेड कोई 1000 रुपया बन गया। फिर मुझे एक एफर्ट करने पड़ेगी कि मैं अपने इलाके से निकलूं, दूसरे इलाके में जाऊं। हमारे यहाँ जितने सिनेमाज बने हुए वो प्राइम एरियाज में बने हुए, हमारे यहाँ कोई मासेस के एरियाज के अंदर सिनेमाज नहीं बने हुए। सो सिनेमाज को जब तक आप स्क्रीन्स नहीं बनाएंगे तब तक कंपटीशन कौन बढ़ाएगा स्क्रीन? देखिए, ये कैसे बढ़ेंगी स्क्रीन्स बढ़ेंगी जब इन्वेस्टर्स को हम इंसेंटिव्स देंगे, टैक्स हॉलिडेज वाली बात आप जो कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये हमारी जितनी बिजली है वो कमर्शियली चार्ज हो रही है। हमारे ज्यादातर सिनेमास जो हैं वो मॉल्स के अंदर हैं। हमारे पास कोई मल्टी स्क्रीन कॉम्प्लेक्सेस नहीं है जहाँ पे जो डेडिकेटेडली सिनेमा हो, किसी ने सुबह का एक टिकट लिया, संडे को और शाम तक फिल्में देखता रहा। चार पराचे साहब अग्री करेंगे। अच्छा, आप जिशान भी ये समझते हैं कि कल्चर है यहाँ पर इस तरह का कि लोग 400 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का टिकट खरीद कर जाएं, और लोग मासेस की बात हम करते हैं, क्रीम की बात नहीं करते सोसाइटी की, वो खरीद सकते हैं? मतलब उनके पास इतनी अयाशी के लिए पैसा है? देखें, ये यहाँ तो बनारस के सिनेमा चलते हैं जो भरे हुए होते हैं, जहाँ का टिकट नहीं मिलता। देखें, है ये आप कंपैरिजन अपने पास भी कर सकते हैं, जितने व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं वो भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि एंटरटेनमेंट की क्वालिटी क्या है। वी हैव फूड इज आवर एंटरटेनमेंट। हमें कोई मसला हो ना, हमने खाना खाना है, हम बाहर बैठ के वो 2000 रुपए का खाना खा लेंगे, बट हम 2 लोग सिनेमा नहीं जाएंगे। बिकॉज वन, वी डोंट ट्रस्ट आवर कंटेंट। 2, हमारे पास एक बहुत इजी वे है कि हम अपने आप को एंटरटेन कर सकें। फिर टेलीविजन हमारे पास केबल के ऊपर आ रहा होता है, जो भी चीज हम वहां से देख लेते हैं, रही सही कैसे डिजिटल मीडिया के ऊपर जाके हम पूरी कर लेते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा अच्छा रीजन नहीं है कि हम सिनेमा जाएं। तो सिनेमा जाने के लिए जब हमें एक रीजन बनाना है, उसके लिए यह है कि सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी, वो इतना एक्सेसिबल होना चाहिए आम लोगों के लिए। मतलब जैसे कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे सिनेमा नहीं है। जितने सिनेमाज हैं वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में। अब कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल करके नहीं आएगा, कंसिडरिंग के इतना ट्रैफिक होता है। फिर ऑब्वियसली शो एक टाइम पे स्टार्ट होना है, फिर महंगा है। सो ये जो सारा मसला है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। स्टूडेंट डिस्काउंट्स नहीं है, सिनेमा चलता है यूथ से, नहीं है, मैटिने भी नहीं है। हाँ, सिनेमा जो है ना वो यूथ से चलता है। वहाँ पे हम मुल्क से बाहर जाते हैं, यूथ के जो कार्ड्स होते हैं उनको वीकेंड्स के ऊपर डिस्काउंट मिल रहे होते हैं, वो ग्रुप्स के अंदर जाते हैं, फिल्में एंजॉय करते हैं। दैट इज फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड बिल्डिंग योर नेशन, योर नरेटिव। और एस्पायरिंग वैल्यू अगर हम किसी फिल्म में डालते हैं तो वो उनके लिए डालते हैं जिन्होंने आगे जिंदगी जी। शाह साहब की तरफ आता है। शाह साहब, आप तो बड़ी अवामी किस्म की बात हमेशा करते हैं, और पेशावर के सिनेमा तो वैसे भी बहुत मशहूर रहे हैं। तो और खासतौर पे पश्तो फिल्मों के अंदर जब लोग जा सकते हैं कि जो खिड़की तोड़ रश जिसको हम कहते हैं ना, तो वो तो पश्तो फिल्मों के अंदर होता था। तो अब भी आप कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो छोटे सिनेमा है वहां चले जाएं, पता नहीं लीगल है या मुझे नहीं पता कि उनकी क्या कानूनी हैसियत है, तो वहां अब भी उसी तरह का रश होता है कि जो ज़ीशान खान साहब या हबीब पराचा साहब एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी मूवी जब लगे तो वहां लोग इसी तरीके से जाएं। तो आपको क्या लगता है कि सिनेमा की तरफ हम लोगों को लेके क्यों नहीं जा सकते? पता है क्या है, आप मिसाल देने पेशावर की, हर जगह एक मुख्तलिफ किस्म के ना बैकग्राउंड वाले लोग वो सिनेमा को पसंद करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। आप मुख्तलिफ फैक्शंस के मुताबिक इसी तरह मूवीज़ भी चलती हैं उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, और इसी तरह उनका आने वाले लोग भी होते हैं जो उन मूवीज़ को पसंद करने वाले होते हैं। अब जिस तरह पंजाबी फिल्म है, उसको जब किसी बंदे का टेस्ट है, किसी फैमिली का टेस्ट है पंजाबी फिल्म में, वो थ्रू आउट जो फिल्म आएगी स्टेट पे पहुंचेगा। बदर मुनीर की फिल्म आती थी स्टेट पे ना, जो नाम सुनता रहा फौरन आ जाता रहा। खिड़की तोड़ रहा की बात कर रहे हैं, हमारा बदर मुनीर था, सुल्तान राई, ये लोग जिस फिल्म में होते थे दुनिया खींची चली जाती थी। यहाँ मगर मेरी मिसाल है, मैंने जितनी फिल्में कराची में देखी हैं वो मैंने पेशावर में नहीं देखी जितनी मैंने कराची। तो अब आप क्या समझते हैं, अब हम वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे कि किसी का कोई एक जो एफिलिएशन बने खास कंटेंट के साथ, खास अदाकार के साथ, खास जॉनरा की मूवीज के साथ? आप क्या समझते हैं गैप है, हम प्रोड्यूस वो नहीं कर पा रहे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे? आप एक तो हमें बड़ा सीरियसली सोचना होगा, जो क्वालिटी दे रहे हैं हम, उस क्वालिटी पे पहले बात होगी। उसके बाद देखें कि आपने उसको प्राइस को इस लेवल पे लेके हैं कि हम स्टूडेंट अफोर्ड कर सकें। सिनेमा भरते हैं आपके स्टूडेंट से, आपने स्टूडेंट को इतना दूर कर दिया, अभी 800-900 रुपए कौन सा स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है? तो वो बेशक जो है ना, फिर आप हमने सिर्फ सिनेमा टॉप क्लास के लिए रखा हुआ है,
जो टॉप फैक्शन ऑफ सोसाइटी है, हमने ये करना है कि हमने इनको मिडिल ऑर्डर के लिए लेके आना है हर चीज़ को, उस पे देखते हुए फिर उस पे द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक हम उसको देखेंगे, और अगर हमने उसको इसकी प्राइस नीचे करने में कामयाब हो गए फिर फुटफॉल देखें। शाह साहब, ये किसको करना होगा? आप समझते हैं हुकूमत को आगे आना होगा या इंडस्ट्री को खुद आगे मिलके आगे आना होगा? दोनों ने मिल के करना होगा। उस पे एक्सपेंसिव मूवीज को और फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस, ये दोनों चीजें साथ मिला के, और फिर उसके बाद आप जो सिनेमा है वो भी चार्ज कर रहे हैं उस पे, तो 3-4 चीजें मिल के फैक्टर्स को डिसाइड करते हैं। आपने इसको हर चीज को सामने रखते हुए इसको नीचे लेके आना होगा, तीनों ने इस पे कुर्बानी करनी होगी। जरूरत समझते हैं आपको कि स्टेट को इसकी जरूरत है कि पाकिस्तान ऐसी फिल्में प्रोड्यूस करे, या बस हम इसी पे खुश हैं कि बाहर से मूवी आ जाएगी, जिसने डाउनलोड करनी है, जिसने नेटफ्लिक्स पे देखनी है देख लेगा? यही तो जुल्म है कि सबसे पहले तो इसको स्टेट इसको रियलाइज करे कि हमने ये कम्युनिटी सेंटर्स बनाए हैं, नहीं बनाए तो हमें बनाने पड़ेंगे हमें, जहाँ जहाँ हम इसकी कराची में तो उस पे बिल्डिंगे बन गई ना, चाइना का। यही तो मसला है ना, हमने कम्युनिटी लाइफ खत्म कर दी है। हम कम्युनिटी लाइफ को और हमने इसको इनकरेज करना है, इस पे लेके आना है, तब जाके सारा। अब बाकी देखिए डिफेंस एरियाज में और इनमें आप रावलपिंडी में देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, जहाँ पे ये फैसिलिटीज हैं लोग आ रहे हैं, मगर फिर कीमत भाई हाई रखी गई है। हम वो भी मशरफ आप समझते हैं कि अशराफिया के लिए। चले शाह साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ से आएंगे। मेरी मुराद है नेटफ्लिक्स और इस तरह के जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं। पाकिस्तान अपना जो रेवेन्यू पाकिस्तान से बाहर भेज रहा है, अपना प्लेटफॉर्म कब हमारा बनेगा कि हमारा रेवेन्यू यहीं पर आए और हम वही चीज दिखा सके अपने लोगों को कि जो दिखाने की उनको जरूरत है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात हो रही है उस कंटेंट में कि जो पाकिस्तान की सोसाइटी को खराब कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स के जरिए या इस तरह के दीगर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर उन तमाम चीजों को दिखा रहे हैं कि जो हमें दिखाई नहीं जानी चाहिए, या स्टेट समझती है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तानी कंटेंट को नहीं आना चाहिए। हबीब पराचा साहब, आप ही से शुरू करते हैं दोबारा कि पाकिस्तान में किसी चीज को बैन कर देना ये हल होगा, या पाकिस्तान को अपने ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे? खुद आप भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि दुनिया जिस तरह से चल रही है उस तरह दुनिया को चलते देना चाहिए, चाहे जैसा मर्जी कंटेंट आ रहा हो जा रहा हो, पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर कोई रेगुलेशन भी नहीं होनी चाहिए? देखिए, इससे पहले कि मैं ये ओटीटी पे बात करूं, मैं आपका जो लास्ट सवाल था विद रिगार्ड्स टू स्टेट को करना चाहिए या नहीं, इस पे मैं बात करना मांगता हूँ। स्टेट को बिल्कुल ये करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क की जो एक इमेज ग्लोबली गई हुई है वो अच्छी नहीं है। अमूमन मोस्ट जगहों पे हमें एक टेररिस्ट कंट्रीज़ के लेबल दिया जाता है और लॉलेस सोसाइटी बोला जाता है। तो जब तक हम अपना कंटेंट के थ्रू इस तरह की एक इमेज बाहर नहीं देंगे कि जी हम भी एक नॉर्मल पीसफुल, यानी कि प्रोपेगेंडे का नतीजा जो है वो उस कामयाबी की सूरत में निकलता है कि लोग हमें जो है वो समझते हैं कि यहाँ पर शायद कानून नहीं है, हालांकि नीचे आप एक सिग्नल तोड़ने तो पुलिस खड़ी हुई, ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल समझे कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है। तो इंडिया का इमेज वहां पर कैसा है? देखिए, इंडिया का मैं आपको एग्जांपल, मैं कल किसी से बात कर रहा था इसी पे कि आप देखें कि आपने अमूमन इंटरनेट पे ताजमहल की फोटोज देखी होंगी, पानी का रंग परफेक्ट ब्लू होता है, मार्बल बिल्कुल सफ़ेद साफ सुथरा इलाका लगता है। रियलिटी बहुत फ़र्क है। हालांकि मैं खुद नहीं गया हूँ, मैंने कुछ दोस्तों की फ़ोटोज़ देखी हैं जो एक्चुअली गए हैं, और बुरा हाल होता है। तो देखिए, ये परसेप्शन जो होती है ना, उसको आपने किस तरह टेलर करना है, ये बहुत एक लाजमी बात होती है। इसके थ्रू आप, यानी कि वो फोटोशॉप के ऊपर शाइनिंग इंडिया है सारे का सारा। बिल्कुल। और जहाँ तक स्ट्रीमिंग की बात है, स्ट्रीमिंग के ऊपर मैं ये कहूँगा कि देखिए बिल्कुल हमारा OTT होना चाहिए, लेकिन बैन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप ये अंडरस्टैंड करो, क्योंकि हम लोग भी जब मूवीज़ करते हैं, वहाँ पे भी हॉलीवुड में भी करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं कि जी ऑडियंस को क्या चाहिए। यू मस्ट रियलाइज कि जी ऑडियंस को क्या देखना है, तभी अच्छी चीज निकल कर भी आएगी। और उसी तरह, क्योंकि अगर आप कंटेंट ऐसा बनाओगे जो ऑडियंस असल में देखना नहीं चाहती है, तो आपका वो कंटेंट चलेगा ही नहीं। ऑडियंस कोई और तरीका निकालेगी, आप बैन लगाओगे वो VPN के थ्रू देख लेंगे, आप वो करोगे वो कोई टॉरेंट निकाल लेंगे। डेटा को उस तरह बैन करना बहुत मुश्किल है। उसका सिर्फ सोल्यूशन ये है कि आप ऐसा कंटेंट बनाओ कि वो लोग उस पर स्विच हो जाए। अच्छा, पोटेंशियल कितना नजर आता है आपको पाकिस्तान की मार्केट में? अगर मैं एक बहुत महंगा प्लेटफॉर्म यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, तो आपको इतना पोटेंशियल नजर आता है कि लोग सब्सक्रिप्शन की तरफ जाएंगे और आपका मॉडल चलता रहेगा? इस पे देखिए, मैं को खुद थोड़ी सी डाउट है। उसकी वजह यह है कि आप अगर हमारी मोबाइल फ़ोन्स की यूज़र बेस देखें, और इस पे मेरी एक फॉर्मर CEO हैं ये एक बड़ी मोबाइल कंपनी की, उनसे भी इस पे मेरी बात हुई थी, क्योंकि वो भी एक इंक्यूबेशन सेंटर रन करते हैं। और मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा कि जब हमारे मुल्क में 95% तकरीबन प्रीपेड कस्टमर है
جو کہ اپنا بل کو فکس رکھنا چاہتا ہے. تو انلیس ہم کسی پیکیجز ہیں 100 روپے کا کارڈ ہے سارے مہینے تو انلیس ہم ڈیٹا بنڈلنگ کسی قسم کی کر لیں کہ ان کو یا تو کانٹینٹ کسی قسم کا فری مل جائے, اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ یہ سبسکرپشن میں جائیں گے, کیونکہ ہمارے لوگ بجٹس کم ہیں لوگوں کے, لازمی بات ہے وہ ان کو ریشن کرنا پڑتا ہے کہ جی کس چیز پہ خرچ کرنا ہے کس پہ نہیں, تو وہ اتنا کسی کے پاس فری بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ, اور ٹی وی کے اوپر ان کو سارا کانٹینٹ فری ملتا ہے, ٹورنٹس کے تھرو بھی ان کو سارا کانٹینٹ فری ملتا ہے, تو ان کو کدھر کیسا ہم کر بنائیں کہ ان کا ہمارا بھی جو پروڈیوسر ہے اس کے بھی پیسے پورے ہو جائیں اور وہ جو کسٹمر ہے اس کو بھی ایک اچھا کانٹینٹ مل جائے, اس پہ ہمارا بھی ایک کنفیوژن ہے. چلے ذیشان صاحب کا تو اہم مسئلہ ہے, ظاہر ہے کہ اگر یہ فلم پروڈیوس کریں گے تو ان کو رکھنا پڑے گا کہ ان کو او ٹی ٹی سے کتنا بیک آتا ہے, کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. ذیشان صاحب آپ نے آخری ایک مووی بنائی تھی تلاش, امیزون کے اوپر وہ میرا خیال اویلیبل ہے, لیکن پاکستان میں وہ دیکھ نہیں پاتا, تو کیا وجہ ہے اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں وہ مووی آپ کی اویلیبل نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے کتنا بجٹ رکھا تھا کہ جو اب تک آپ وہاں سے کنسیو کر چکے ہیں؟ اچھا, تھینک یو فواد صاحب. کنٹینیوشن ٹو دا پوائنٹ کہ جب سرکار کو کیا کرنا ہے, اسٹیٹ کو کیا کرنا ہے, آئی پرسنل تھنک یہ میرا ایک سجیشن ہے, اگر آپ کے پروگرام کے تھرو یہ وہاں تک پہنچ سکے, وائی کانٹ وی ڈو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس, وائی کانٹ. پوری دنیا میں ہوتی ہیں جب بڑے بجٹ, جب بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے پروڈیوسرز افینیٹیز ہیں, فلم پروڈیوسرز کی بھی ایسوسیشن ہے, ٹیلی ویژن پروڈیوسرز کی بھی ایسوسیشن ہے. ایک بجٹ بنائیں, رکھیں, اس کو آڈٹ کروائیں, اس کو ٹیکسیبل کروائیں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں. جیسے اسٹیٹ چینل ہے وہ آئے ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرے, وی آر دیر. ایز میں یہاں بیٹھا ہوں, میں کہتا ہوں میں اپنے اسٹیٹ چینل کے ساتھ ریونیو شیئرنگ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں آج, irrespective of the budget. ہم بات کر لیں گے. اور اچھا لیکن ذیشان صاحب, بلکہ پراجا صاحب, آپ دونوں سے میں نے سوال کرنا ہے کہ جب اسٹیٹ انوالو ہو جائے کسی پروجیکٹ کے اندر تو پھر وہ پروپیگنڈا پروجیکٹ کہلاتا ہے, تو ایسا تو نہیں ہو جائے گا؟ پراجا صاحب آپ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا. نہیں جی, اسٹیٹ دیکھیں, اسٹیٹ کی انوالومنٹ یہ نہیں ہوتی کہ اسٹیٹ کو اس کا ہر ہینڈز آن ہونا ہے. اسٹیٹ کی انوالومنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, دوسرا بیکاز یہ انڈسٹری ابھی انفنسی میں ہے, بینک کے ساتھ لونز نہیں مل سکتے, 100% باہر میں موویز کرتا ہوں, جیسے فار ایگزامپل ملٹیپل پیپل گیٹ ٹوگیدر, بہت سارے لوگ اکٹھے اپنے پیسے پول ان کرتے ہیں اور پھر بینکس کے تھرو فلم کے لیے فائنینسنگ مل جاتی ہے. تو اسٹیٹ فائنینسنگ کر سکتا ہے کیونکہ اسٹیٹ کے پاس تو انلمیٹڈ پیسے. صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی, میں یہی کہہ رہا تھا, یہی اوور آل آئیڈیا ہے. اور ہمارے یہاں اوبیسلی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بڑی ڈفرینٹ ریگولیشنز ہیں, ہم ان کو باہر کے ملکوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. سو اسٹیٹ ود دا منسٹری آف کلچر اینڈ ٹورزم, جو ان کے پاس اپنا بجٹ ہوتا ہے اس کو رکھ کے کریں, فیسیلیٹیٹ کر دیں, چلیں بجٹ نہ لگائے. بینکنگ چینل, اب دیکھیں نا, یہ جو تعمیرات کی انڈسٹری تھی, کنسٹرکشن کی, انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو کہا کہ جی آپ فائنینس کروائیں, کیسی بھی صورتحال ہو فائنینس کروائیں, اور پھر وہ ہم نے دیکھا کہ چل پڑا ہے. ذیشان صاحب تھوڑا سا او ٹی ٹی پلیٹ فارم کی طرف آ جائے گا, ٹائم مختصر ہے, پروگرام کلوز کرنا ہے. او ٹی ٹی پیز جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں اوور دا ٹاپ پلیٹ فارمز. مطلب وہ کبھی بھی کوئی پرائمری پلیٹ فارمز نہیں ہے کہ جہاں پہ ویوئنگ ہوگی. پرائمری پلیٹ فارمز یہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں. رہی بات او ٹی ٹیز کی, آپ نے میری فلم کا پوچھا. میری فلم کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بھیجتے ہیں, نیٹ فلکس بھیجتے ہیں, امیزون بھیجتے ہیں, یا ہولو بھیجیں گے, یا کسی بھی بڑے پلیٹ فارم پہ بھیجیں گے, ان کے میجر آفیسز جو ہماری زبان سمجھتے ہیں وہ ہمارے ہمسائے ملک میں. تو یعنی ہمارا کانٹینٹ اسکرین ہونے کے لیے جائے گا وہاں پہ. جب وہاں ہونے کے لیے جائے گا تو جو ہمارے برسوں سے وہ اس کی ویسی گریڈنگ کر دیں گے کہ دکھائی نہیں دے گا. میں تو یہ کہوں گا ہزاروں سالوں سے, 75 سال نہیں, ہزاروں سالوں سے, مطلب پچھلے 700-800 سال سے جو ہماری ایک بیسک ایک بیچ میں ہماری فریکشن ہے, اس کی وجہ سے ہم ان انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ نہیں پہنچ پاتے. اچھا کانٹینٹ ہوتا ہے بٹ سٹل نہیں ہو پاتا. ہمارے پاس ہمارے ملک میں کوئی ان کا ایکچوئل ایگریگیٹر نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. جو ہمارے کانٹینٹ کو ایگریگیٹ کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا منشن سارا کانٹینٹ چلا دیں, جو اچھا کانٹینٹ ہے جو ان کے معیار پہ پورا اترتا ہے بالکل لے کے جائیں. ہماری فلم اس لیے اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے لیے ہمارا ہی ریجن نہیں کھولا گیا. تو جب ہماری یو ایس میں دیکھی جا سکتی ہے, ہماری یو ایس میں دیکھی جا سکتی ہے, یو کے میں دیکھی جا سکتی ہے, یورپ میں دیکھی جا سکتی ہے, آسٹریلیا میں دیکھی جا سکتی ہے, فار ایسٹ میں دیکھی جا سکتی ہے, بٹ جو ہمارا ہارڈ کور ریجن ہے, جہاں ہمارا ویور ہے جو گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے, وہ نہیں دیکھ سکتا. سو دس از دا بیسک پرابلم. اسی لیے میرے خیال سے ہمیں اپنے اسٹریمنگ سروس کی ہمیں ضرورت ہوگی, آج نہیں, آج سے 5 سال بعد ہوں گے.
बिल्कुल फीजिबल होंगे। लोग कहते हैं कि हमारे हम OTTPs बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जितने टेलकोज हैं इनके पास स्ट्रीमिंग सर्विस ऑलरेडी मौजूद हैं। हमारे को सिर्फ करना ये है कि इसको फॉर्मलाइज करना है। मतलब जितने टेलीविजन चैनल्स हैं उनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके पास अपनी अपने एसेट्स हैं, इसको किसी भी तरह से अगर फॉर्मलाइज कर दें कि जिसको जिसका शेयर जाना है, इंडस्ट्री बना दें आप जिसको कहते हैं, ये भी एक इंडस्ट्री की तरह जो है वो चैनलाइज हो पूरे कानून के साथ। मतलब अगर एक प्लेटफॉर्म है उसको बहुत सारा कंटेंट चाहिए, जब वो बहुत सारा कंटेंट हमारे पास स्प्लिट हुआ पड़ा है उसको जमा करके एक जगह डालेंगे, लोग आएंगे और इंटरनेशनल पैसा हमारे मुल्क में आएगा। चले कासिम शाह साहब की तरफ आते हैं। शाह साहब, मुल्क से बहुत सारा पैसा जा रहा है, बहुत सारा ऐसा कंटेंट आ रहा है जो हम दिखाना नहीं चाहते। पराचा साहब ने भी इसके ऊपर बात की, ज़ीशान साहब ने भी उसके हल बताए। आप क्या समझते हैं, कंक्लूड कैसे करेंगे आज के इस पूरे प्रोग्राम को, खास OTT के तनाजुर में? अच्छा, मैं तो इससे हट के एक बात करूंगा। मैं भी रास्ते में आते हुए एक बात सोच रहा था, बल्कि मेरे साथ जो है ना, जो फ्लाइट स्टीवर्ड्स थे, ये मुझे उन्होंने बात बताई है। वो बताई, वो अपने जहाँ वो जिस इलाके के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में शोहदा की फैमिलीज़ हैं, और वो फैमिलीज़ कहते हैं कि इस तरह बिखरी पड़ी हुई हैं कि ठीक है गवर्नमेंट तो उनका ख्याल रख रही है, बट उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। बाप के जाने के बाद बेटे पे जब उठ गया साया, तो बेटा वो मार्क्स नहीं ले पा रहा जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उसको कंपटीशंस में आना पड़ता है। तो क्यों ना हम एज अ मीडिया इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम हर चैनल इस चीज़ को संभाले कि यार मैंने इनकी फैमिलीज़ को टाइम देना है, और इन्हीं को जिन्होंने इस मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी है उनको हम ग्लोरीफाई करें। ये कंटेंट को इसको कैसे पेश करना है, कैसे केयर करना है, मेरे दोस्त ये मुझसे बेहतर समझते हैं। मगर हमें ये चीज़ करना पड़ेगा। ये जो पैसा बाहर जा रहा है ना, ये पैसा सारा आना शुरू हो जाएगा जब अपनी यूथ को हम प्रमोट करेंगे। इस नस्ल को हम बिगड़ने नहीं देंगे। उन्हें ये रेलीगेटेड लॉट ऑफ सोसाइटी, अगर ये रेलीगेट हो गई हमसे, तो ये बड़ा मसला बन जाएगा इस मुल्क के लिए, कल के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। मुझे पैसे बाहर जाने की इतनी फिक्र नहीं है जितनी मुझे फिक्र है नस्ल के नीचे आने में। तो इसको अगर मेंटेन कर पाए, और जो 80,000 और 88,000 के लगभग हमारे शोहदा हैं, फिर इतने इससे कहीं ज़्यादा लोग जो अस्पतालों में हैं और जो बेचारे को हाथ और पाँव जिनके ज़ाया हो चुके हैं, वो उन सब को साथ लेके चलना होगा। तो हम इस चीज़ को हम मेंटेन कर पाएंगे, इसको अपने प्रेजेंट स्टेटस को, वरना खुदा ना खास सब कुछ नीचे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। कासिम शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, ज़ीशान खान साहब मौजूद थे, अभी पराचा साहब मौजूद थे। एक बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, इसको आइंदा भी जारी रखेंगे, आइंदा भी आगे चलने के रास्ते डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि रास्ते तो डिस्कस करने से ही निकलेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए, सिर्फ इस बात के साथ कि जब तक कोई सोसाइटी अपने विलन्स को एक्सपोज नहीं करेगी, अपने हीरोज को प्रमोट नहीं करेगी, सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए। अल्लाह।